एंटीबायोटिक्स, नाम से पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट है जो बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। हम यहाँ पे जिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो है हमारे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो सकता है, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जो कंपोनेंट जो केमिकल हमारा बायोटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, चाहे साइडल मैनर में चाहे स्टैटिक मैनर में, उनको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो जब जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट आर एंटीबायोटिक, component या factor that are against the living organism like the microorganism. But the prerequisite condition to become an antibiotic is कि antibiotic actually naturally synthesized होते हैं and ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई करके और ऐसे कंपोनेंट को सिंथेसाइज किया जो हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी फैक्टर का एज ए एंटीबायोटिक अगर हम उसे यूज करते हैं, तो उसका एंटीबायोटिक होने के लिए, गुड एंटीबायोटिक होने के लिए कुछ उसके अंदर प्री रिक्विसाइट फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से फीचर हैं? सबसे पहली चीज कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है अगर वो केमिकल काम कर रहा है तो वो किसी एक बैक्टीरियल की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करे, किसी एक माइक्रोब की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करके बहुत सारे माइक्रोब की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उसे यूज कर सके। यानी कि उसका मोड ऑफ एक्शन नैरो ना होके उसका मोड ऑफ एक्शन ब्रॉड हो, कि वो एक ब्रॉड रेंज में काम करे, मल्टीपल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करे। दूसरा, वो रेसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कोई और फैक्टर काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो एंटीबायोटिक अपना प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट, जो भी केमिकल हम लोग एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं उसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉट हार्मफुल फॉर गुड माइक्रोफ्लोरा, जो हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको वो किसी तरीके का हार्म ना पहुंचाए। उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम उसे यूज कर रहे हैं सॉरी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो अच्छा खासा अवेलेबल होना चाहिए, उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, कोस्ट प्रोडक्शन उसका मिनिमम होना चाहिए, एंड सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का एक मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली उसी के ऊपर स्पेसिफाइड मैनर में काम करे। ठीक है, जो भी हमारी एंटीबायोटिक होती है उनके एंटीबायोटिक इफेक्ट को हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब व्हाट इज थेरापेटिक इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू द थेरापेटिक डोज। ठीक है, जो टॉक्सिक डोज दिया जा रहा है उसका थेरापेटिक डोज के साथ क्या रेशियो है, उससे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा थेरापेटिक इंडेक्स होगा द बेटर द कीमोथेरापेटिक एजेंट, वो एंटीबायोटिक उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर लिस्टेड है एंटीबायोटिक, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी कैटेगरी है? पहली चीज, वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे हैं और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को स्टैटिक मैनर में कंट्रोल कर रहे हैं। स्टैटिक का मतलब हो गया कि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दिया, बैक्टीरिया को किल नहीं किया बट उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दिया, तो हमने कहा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का सिंपली मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को किल कर रहा है। साइडल का मतलब ये हो गया कि वो उसको किल कर रहा है। आप इस कार्टून में देख रहे हो कि बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर दिया। साइडल का मतलब कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंप्लीटली किल कर दिया। ठीक है,
बेस्ड ऑन दिस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन दो ग्रुप होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। जैसे हमने कहा किसी एंटीबायोटिक के लिए हम क्या चाहते हैं कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, और तो बहुत सारी ऐसी भी है जिन्हें नैरो स्पेक्ट्रम वे में यूज करते हैं, बट हमारा कंडीशन एक गुड एंटीबायोटिक के लिए क्या है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होगा किसी एक माइक्रोब पे काम ना करके वो बहुत सारे माइक्रोब के लिए हम उसे यूज कर सके। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो किसी एक ही पर्टिकुलर पॉपुलेशन को यूज करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक और उनके मोड ऑफ एक्शन पे हमें कौन सी अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से वो काम करने वाले। क्योंकि जब भी आप किसी एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं तो आपको उनको मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ताकि आप जब उन्हें अप्लाई करें तो आपको ये पता हो कि मुझे किस टाइम पे एंटीबायोटिक को ऐड करना है, किस मैनर में वो काम करने वाले, किस पॉइंट पर वो काम करने वाले। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। क्योंकि हम बैक्टीरिया के कंटेक्स में बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले आउटर कवरिंग में हमारे पास होती है सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन अंदर हमारा साइटोसोलिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और भी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि सेल वॉल को इनहिबिट करने वाले, उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करने वाले। अब अगर आपको एंटीबायोटिक का एक्शन समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का बेस क्या है, ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है आपको पता है दैट इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन नेचर, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, नैग नैम यूनिट की बनी है। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर अगर चाहिए तो ऐसे ही एंटीबायोटिक होंगी जो कहीं ना कहीं उसकी नैग नैम यूनिट पे काम कर रही होंगी, कहीं ना कहीं उनका लिंकेज नहीं होने दे रही होंगी, या हो रहा होगा कि जो मोनोमर यूनिट है उनको प्रॉपर चेन बनाने नहीं दे रही होगी। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करिए। तो इस कैटेगरी में हमारे पास आती है बीटा लैक्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इस कैटेगरी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी में आता है हमारे पास पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था दैट इज पेनिसिलिन। देन सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स, मोनोबैक्टम्स, ग्लाइकोपेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी है जो सेल वॉल सिंथेसिस में इनहिबिशन करने वाले हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को नहीं होने देंगे। यानी कि इन एंटीबायोटिक के एडिशन से सेल वॉल नहीं बन पाएगा, सेल वॉल नहीं बन पाएगा तो ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बन पा रही है, एंड देन इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ठीक है, टू कंट्रोल इन द साइडल मैनर और स्टैटिक मैनर। दूसरा हमारे पास कैटेगरी है, अब देखिए सेल वॉल से हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनहिबिटर देख लेते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नाम है, और तो बहुत सारी आपको एंटीबायोटिक देखने को मिल जाएंगी, पर इस डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक को लिस्टेड किया गया है। इसमें है हमारे पास पॉलीमिक्सिन। ठीक है, ये नाम हम याद रखेंगे। सेल वॉल सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ठीक है, मेनली जो बीटा लैक्टम फैमिली है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर में पॉलीमिक्सिन। देन अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमने देखा जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब जेनेटिक मटेरियल को इनहिबिट करने वाले कौन से होंगे, तो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है। ये एक सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मेमोराइज। तो डीएनए गायरेज हमारे पास है, क्विनोलोन्स हमारे पास है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। ओके, दूसरा इसी में एक और कैटेगरी हमारे पास होती है फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, सल्फोना अमाइड और ट्राइमेथोप्राइन हमारे पास इसमें दो एंटीबायोटिक है जो फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। फिर हम आरएनए की भी बात कर लेते हैं और आरएनए इनहिबिटर बात कर लेते हैं, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करने में आती है राइफाम्सिन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। आफ्टर दैट प्रोटीन सिंथेसिस आता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर दो सब यूनिट है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है, उसकी दो सब यूनिट होती है 50s और 30s। 50s सब यूनिट को इनहिबिट करने वाले में मैक्रोलिड्स,
और हमारे पास क्लोराएम्फेनिकोल सबसे इंपॉर्टेंट वन है। 30s सब यूनिट के अंदर हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये एग्जाम से पूछा गया है ऑलरेडी। टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड किस सब यूनिट को अफेक्ट करता है, तो ये है 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस फिनोमेना। Then LPS and lipopolysaccharide and the TLR4 blockers भी हमारे पास होते हैं जो उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मेन कैटेगरी है जो आपको एंटीबायोटिक और उनके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से याद करनी है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से हमारे पास, जैसे हमने बात करी, हमारे पास सेल वॉल के इनहिबिटर हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को अल्टर करने वाले इनहिबिटर हो सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट कर रहे हों, प्रोटीन सिंथेसिस को, और एंटी मेटाबोलाइट जैसे कि फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली कैटेगरी हमने देखी। ठीक है, अब इसी को हमने एक टैबुलर फॉर्म में रखा हुआ है। एक्चुअली ये हमारा हमने बुक से उठाया हुआ है, तो आप उस बुक से जाके इसको लोकेट कर सकते हो, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग एक्शन, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, जिसमें सबसे मेन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किस तरीके से काम करता है, इट इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन एंजाइम, जो ट्रांसपेप्टाइडेशन एंजाइम होगा उसको ये इनहिबिट करेगा, मेनली जो क्रॉस लिंकिंग होने वाली है पॉलीसेकेराइड चेन के बीच में। मैंने पहले कहा था पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, कैसे, क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देगा पॉलीसेकेराइड चेन में। एज ए रिजल्ट जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है वो बन नहीं पाएगा, और इससे एक्टिवेट दिस सेल वॉल लाइटिक एंजाइम, सेल वॉल नहीं बनेगा, और सेल वॉल नहीं बन पा रहा तो बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारे पास एम्पिसिलिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन भी कुछ इसी तरीके से है। मेनली जो बीटा लैक्टम फैमिली से बिलोंग करती है, ये सारी की सारी ही हमारी ऐसी ही एंटीबायोटिक है। अब बात करते हैं वेनोमाइसिन बेसिट्रेसिन के बारे में। जैसे वेनोमाइसिन है, इट बाइंड डायरेक्टली टू द डीएलआर टर्मिनस एंड इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंटीबायोटिक का नाम, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि ये मोड ऑफ एक्शन है और इस मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक काम करती है। तो आपको मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस एंटीबायोटिक का नाम, उनका साइट ऑफ एक्शन दोनों ही याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है, और समटाइम इरिथ्रोमाइसिन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए जैसे हमने कहा ये 30s सब यूनिट से बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला है। क्लोराएम्फेनिकोल जो है ये 15s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगा, और जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसको ब्लॉक कर देता है ताकि पेप्टाइड ट्रांसफेरेज प्रॉपर्ली काम ना कर पाए। टेट्रासाइक्लिन ये भी 30s सब यूनिट से बाइंड करता है। देन हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है, ये 15s सब यूनिट से बाइंड करेगा। तो दो हमारे पास ऐसी हैं जो 50s सब यूनिट से बाइंड कर रही है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकोल। स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन 30s सब यूनिट से बाइंड कर रहा है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, दैट इज राइफाम्पिन। राइफाम्पिन क्या करते हैं, आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बाय बाइंडिंग टू एंड इनहिबिटिंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन, जिसमें पॉलीमिक्सिन भी है, हमें सिर्फ एक ही नाम याद रखना है। और मेटाबोलाइट एंटागोनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है सल्फोनामाइड, ये सल्फर ड्रग्स होती है, एंड ट्राइमेथोप्राइम। ठीक है, ये दो नाम हमें याद रखने हैं। सल्फोनामाइड फोलिक एसिड सिंथेसिस या फोलेट इनहिबिटर की तरह ये काम करती है, और ट्राइमेथोप्राइम हमारे पास ब्लॉक करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं ये आपने याद रखना है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद रखना। ठीक है, so this is all about the antibacterial drug action or the antibiotic. I hope this lesson is going to help you according to the exam.